सो हेलो एंड वेलकम, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट पार्ट है बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बोलूँगा, क्योंकि हमारे जो लास्ट पार्ट में है ना वो अपोजिशन पार्टी से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई गई है। प्रेजेंट टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट अपोजिशन को कुछ भी नहीं मानती है, लेकिन सही मायने में अगर एक हेल्दी और स्वास्थ्य लोकतंत्र की बात करी जाए तो सही मायने में अपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको भी कभी घमंड आ जाए तो अपने जैसे व्यक्ति को देखिएगा और उससे सीखने की कोशिश करिएगा और आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कमियां क्या है। इंसान को गुरूर हो जाता है जब उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और सही मायने में तो बात यह है कि आप कुछ भी नहीं है। इंसान गलतियों का पुतला है, उससे सीखता है, समझता है और आगे बढ़ता रहता है। तो अपोजिशन सरकार या सामने का दुश्मन जो भी है उसकी वैल्यू जब तक ही है जब तक आपकी वैल्यू है। अगर आप कुछ नहीं है या आप बहुत कुछ हैं तो सामने वाला व्यक्ति कुछ है या कुछ नहीं है वो आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। समझने का मतलब बड़ा ही डीपली हो गया, लेकिन आपने समझना सिंपल सा बस ये है कि आप अकेले में बादशाह नहीं बन सकते। सामने वाला बंदा अगर वीक है जब भी आपकी वैल्यू बनी रहेगी। यानी कि अगर देश में लोग किसी भी देश में लोकतंत्र की स्थापना हो रखी है तो कहीं ना कहीं हमें उसकी वैल्यू को बनाए रखना है। अगर उस टाइम पीरियड पे रही गवर्नमेंट जैसे कि कांग्रेस जो 1980 तक थी, उसके बाद प्रेजेंट टाइम पे रही बीजेपी, इनकी वैल्यू जब तक है जब तक हम ऑपोजिशन को भी वैल्यू देते रहे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से ऑपोजिशन पार्टियां जब जब पहली बार इलेक्शन हुआ और उस टाइम पीरियड पे इलेक्शन के टाइम पीरियड पे फुल मेजोरिटी से गवर्नमेंट जीत रही थी, तो उस टाइम पीरियड पे ऑपोजिशन की वैल्यू थी, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिशन सरकार का इम्पोर्टेंस बहुत है। वो हमारी खामियों को बताता है, वो हमारे बीच में लड़ झगड़ कर हमारी कमियों को गिनवाता है। अगर आपकी कमियों को गिनवाने वाला कोई इंसान नहीं है, इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि आपके पास कमियां ही नहीं बची है, जबकि ऐसा सच नहीं है। इंसान तो कंटिन्यू गलत होता जाता है ना, उसको कंटिन्यू ठीक करने की ज़रूरत है। तो सही मायने में यहाँ पर यही है कि आप देखने की कोशिश करें कि हेल्दी क्रिटिसिज्म ऑन द पॉलिटिक्स एंड द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की नीतियों और कार्यक्रम पर स्वस्थ आलोचना होना जरूरी है। अब सोचिए कि 15 सालों तक 14 सालों तक एक ही सरकार जीतती रही, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई आए, देन दोबारा इंदिरा गांधी आई, देन राजीव गांधी आए, सोनिया गांधी भी कुछ टाइम पीरियड तक रही। तो मैं पीएम नहीं रही बट दूसरे डिपार्टमेंट में रही, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड पे अपोजिशन का वैल्यू था। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पहले जनरल इलेक्शन होने के बाद बहुत सारे अपोजिशन लीडर बने, जिसमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सोचिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे ऐसे जिन्होंने अपनी खुद की सरकार बनाने की शुरुआत करी। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कैबिनेट मिनिस्टर भी थे कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने उनको ऑफर भी करा था। दूसरा स्वराज पार्टी स्टैब्लिश करने वाले लीडर जयप्रकाश नारायण, उनको भी गवर्नमेंट ज्वाइन करने की बात कराई गई थी, एक फ्रीडम फाइटर बने जाके फ्यूचर के अंदर, और ये इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर भी हमें देखने को मिलेंगे। ये पार्ट मैं आपको इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, अभी हम अपोजिशन पार्टी में उन सभी दिग्गज लीडरों की बात करेंगे जो उस टाइम पीरियड पे कांग्रेस के मुंह पे बेइज्जती करने वाले लीडर थे। उनमें से मैं बहुत सारे लीडर का नाम बता सकता हूँ। एक टाइम पीरियड पे तो कांग्रेस के एक लीडर थे। उस टाइम पीरियड पे उन्होंने 1962 के अंदर वॉर हुआ, और 1960 वॉर में बयान था नेहरू जी का कि क्या कहते हैं, वो जो ज़मीन चाइना ने हमसे छीन ली वो तो ख़राब था, वो ख़राब थी, छीन ली तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर कांग्रेस के लीडर नेहरू जी के मुंह पे बोलते हैं कि नेहरू जी आपके सर पर बाल नहीं है तो क्या मैं आपकी गर्दन काट दूं, क्योंकि ये भी किसी काम की नहीं है। तो मतलब उस तरीके की नोक झोंक होती थी, तो उसे हम हेल्दी क्रिटिसिज्म बोलते थे। लेकिन आज के टाइम पीरियड में आप देखते हो क्रिटिसिज्म बहुत अपर लेवल पे चला गया, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है समाज में, और जिसे हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हाल फिलहाल हम अभी बात करेंगे अपोजिशन उन गवर्नमेंट की जिन्होंने सरकार को पूरी तरीके से बदलने की बात करी। 1989 से 1956 तक रहे वो, तो लगभग मैं कह सकता हूँ दूसरी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे थे। थोड़ा बेसिक समझते रहेंगे ताकि हमें बेसिक नॉलेज भी मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ बेसिक पार्टियों की और बेसिक लोगों की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, यहाँ पे राम जी अम्बेडकर लिख दिया गया है इस बार, आई डोंट नो क्यों लिख दिया गया है। भीमराव अम्बेडकर जी उनका पूरा नाम है।
जाति विरोधी आंदोलन के नेता थे, दलित को न्याय दिलाने का संघर्ष मेन काम करा। इसलिए आपको पता हो आने वाले टाइम पीरियड पे आप देखोगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ये गए थे लंदन में, है ना। तो इन्होंने क्या बनाई, इन्होंने बनाया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसके फाउंडर थे ये, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। और उसके बाद एक और बनाया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की इन्होंने स्थापना करी। आपको दो चीज जानना है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, एक लेबर पार्टी है जो लंदन के अंदर है और एक लेबर पार्टी है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये बनाई गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। यूपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, दैट इज वाई मैं आपको बता रहा हूँ। यूपीएससी के एग्जाम में आपके इसी कॉलम से एक और क्वेश्चन आया था। मैंने आई वॉज गिविंग द पेपर, तो मैंने देखा कि अरे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो बताओ एनसीईआरटी के अंदर है। और बच्चे इन कॉलम्स को छोड़ देते हैं, कहते हैं यार ये पूरा चैप्टर तो कुछ भी नहीं है, यही इतना सा है, तो इसीलिए। अच्छा, तो मेरे को लगता है कि शायद से चैप्टर इसलिए ही डाला गया है कि इसको हटाया नहीं गया। दूसरा यहाँ पे बता रखा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार, दूसरी बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य भी थे। सोचिए, वायसराय के काउंसिल, उस समय काउंसिल हुआ करती थी, उसमें कुछ इंडियंस लोगों को परमिशन थी जाने की, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें भी ये थे। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। और ड्राफ्टिंग कमेटी आपको पता होगा, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। डिस्कशन हमने ये करा है कि 29 अगस्त 1947 के टाइम पीरियड में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमेटी बोले तो क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी बोले तो प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के हेड बनाए गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और आज की डेट में जितने भी वकील हमें दिखाई देते हैं वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाए गए संविधान पे चल रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज करवाई थी, ये ज़रूर याद रखना। 1971 में 1951 में इस्तीफा दे दिया क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ये थे। और 1956 में अपने हज़ारों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। याद रखना 1956 में उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। तो यहाँ से कहीं से भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है और ये चीज़ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, ये पार्टी बेस्ड है पर ऑपोजिशन पार्टी थी। तो फिर है के.एल. गोपालन, केरला के कम्युनिस्ट नेता के राजनीतिक जीवन आरंभ करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ये पूरी तरीके से 1939 में शामिल हो गए थे। और 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के रूप में शामिल और पार्टी की मजबूतदारी के लिए कार्य करा इन लोगों ने। याद रखना, मैं आपको एक और बेसिक बात बता दूं, 1962 के अंदर जैसे ही चाइना के साथ वॉर होता है, तो हमारी एक सीपीआई पार्टी थी। सीपीआई पार्टी के बारे में आपने पहले भी पढ़ लिया इससे पहले आने वाली वीडियो में। लेकिन 1964 के अंदर जब ये 1962 का चाइना के साथ वॉर हुआ था, तो 1964 में एक और पार्टी बनी जिसे हम CPIM बोलते हैं, वो 1964 में बनी। ये मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा कि 1964 के अंदर ये पार्टी क्यों बनी। लेकिन हमें याद रखना है कि 1964 के अंदर के गोपालन जो थे वो इस पार्टी को चलाने वाले नेता थे। याद रखना, ये थोड़ा सा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है, इन्होंने डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करा और नए लीडर्स सामने आए। ये है आपका आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव जो इन्होंने पार्टी बनाई, सोशलिस्ट सेनानी और कांग्रेस स्वतंत्र सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसके संस्थापक ये माने जाते हैं। इन्होंने किसान आंदोलन बहुत सारे चलाए। बुद्ध धर्म के क्या कहते हैं विद्वान थे, बौद्ध धर्म के आज़ादी से पहले सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व इन्होंने करा। तो ये भी इन्होंने फाउंडिंग करी थी पार्टी, दैट इज वाई इनकी वैल्यू आज भी है। दीनदयाल उपाध्याय, आपको पता ही है आज की डेट में बीजेपी सरकार इनको बहुत मानती है। और इसके ऊपर नया टॉपिक ऐड हुआ है, दैट इज वाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि इसके ऊपर नया टॉपिक ऐड हुआ है। उसको बोलते हैं मानवतावादी सिद्धांत। इसे ह्यूमनिज्म इंटरनल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, जिसे हम समग्र मानवतावाद बोलते हैं। दोस्तों आज की डेट में जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो याद रखना, भारतीय जनसंघ के फाउंडर यही बोले जाते हैं। भारतीय जनसंघ से बनी जनता पार्टी और जनता पार्टी से बनी भारतीय जनता पार्टी। तो दैट इज वाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है उनकी बीजेपी आज भी पूजा करती है। कारण यह है क्योंकि सबसे पहले नेता थे जिन्होंने पूरी तरीके से फोकस करा कि हम अपने देश को डेवलप तो करेंगे
पर अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग, और यही बीजेपी का अभी मेन जो है मोटो हमें देखने को मिलता है। इसके ऊपर मैं डिस्कशन आगे वाली वीडियो में करूंगा क्योंकि वो नया टॉपिक ऐड हुआ है, इसीलिए इसे समग्र मानवतावाद सिद्धांत कहते हैं, ह्यूमनिज्म इंटरनल थ्योरी बोलते हैं। ये आने वाले समय में एक और टॉपिक ऐड हुआ है तो मैं उसको साथ में देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद सी गोपालाचार्य। गोपालाचार्य की वैल्यू क्या है आपको याद रखनी है। 1947 के अंदर 1947 के अंदर भारत में ना तो राष्ट्रपति थे और भारत में ना पहला प्रधानमंत्री था। तो उस टाइम पीरियड पे अंग्रेजों की सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, उन्हें बोलते थे वायसराय, वायसराय। तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज तो चले गए, तो भारत के पहले, ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल 1948 से लेकर 1950 तक बने रहे। याद रखना, इन्होंने ही उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं संविधान सभा के ये सदस्य बने रहे। बाद में केंद्र सरकार के अंदर मंत्री भी बने, मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने, भारत रत्न भी मिला, और स्वतंत्र पार्टी की स्टैब्लिशमेंट इन्होंने 1959 में करी थी। ये जरूर याद रखना, 1959 में। देख रहे हो, जैसे ही कांग्रेस में क्या कहते हैं दूसरा जनरल इलेक्शन होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के सदस्य के लोग हैं सारे, और ऑफ कोर्स क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड में क्या कहते हैं इन्होंने नई पार्टियां बनाने की शुरुआत करी। सी राजागोपाल जरूरी क्योंकि पहले भारतीय गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये कुछ ऑपोजिशन पार्टियां थी जिनको आपको समझने की जरूरत है। अभी आज के टाइम पीरियड में तो बहुत सारी इंडियन डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टियां हमें बहुत देखने को मिलती है, और इतनी पार्टियां हो चुकी है कि हर साल इलेक्शन कमीशन को पार्टियों को रद्द करने की जरूरत पड़ती है, पार्टियों को रद्द करना पड़ता है क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हो रखी है, समझ रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये सब यही चल रहा है, ये सब मैंने इलेक्शन ये सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो मेन टॉपिक मैंने आपको बताया है उस पर फोकस जरूर करिएगा। सो दोस्तों, दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप दैट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घमंड नहीं करना है।